हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियों में आज ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी है। उसको बहुत बेसिक, बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज पूरी कंप्लीट करवाइए, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़े। यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे, आज जो नदियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियां पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं, यहाँ पे आज पढ़ेंगे बेतवा, सोन, टोंस, उसके बाद में और भी से कि यहाँ पे तवा नदी है। ये सब कुछ नदियां हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज, ठीक है। लेकिन इससे पहले यदि आपने पहले वाले जो क्लास नहीं देखी, इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से देखें, उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। आज यहाँ पे मैं जो कल पढ़ाया था मैंने, उसका शॉर्टकट में मतलब से मात्र 2 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा, जितने आईएमपी मेन फैक्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे 2 मिनट केवल रिवीजन कर लेते हैं 3 नदियों का मेन। सबसे पहले नर्मदा नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। इनका फटाफट रिवीजन करवा लेता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा की, ठीक है, नर्मदा की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी 13-12 किलोमीटर, ठीक है, 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, ठीक है। एमपी में कितनी है, तो एमपी में यहाँ पे 1077, ठीक है, 1077 किलोमीटर, ठीक है। एमपी में कितने प्रतिशत ये नदी प्रवाहित होती है और गुजरात में कितने प्रतिशत होती है, तो ये देखें तो 89.9% एमपी में, ठीक है। एमपी में इसका प्रवाह कितना है, तो 89.9%, ठीक है। अब इसके बाद में गुजरात की देखें तो गुजरात में कितना है, यहाँ पे 10.1% है, मात्र 10.1%, ठीक है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे देखें तो ये मध्य प्रदेश की ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली मध्य प्रदेश की 2 नदियों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कौन कौन सी है, एक ताप्ती नदी है और एक नर्मदा नदी। ये ताप्ती नदी है और ये नर्मदा नदी है, ठीक है। ये तो नर्मदा नदी। उसके बाद अब नर्मदा नदी का एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे तवा नदी, ठीक है। तवा नदी जो पंचमढ़ी से निकलती है, ठीक। तो नर्मदा नदी के बारे में ही, तो इसमें ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती, तो क्या बनाती है, एचुरी बनाती है, ठीक है। डेल्टा नहीं बनाती है, एचुरी बनाती है। डेल्टा क्या होता है, एचुरी क्या होती है, ये मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से बताया है। नहीं पता है, नहीं देखा है आपने वीडियो, तो जरूर जाके देख लें। अब उसके बाद में फिर बात करें यहाँ पे, तो इसमें इस नदी के ऊपर बहुत सारे जलप्रपात बने हुए हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसको दार्शनिक स्थल के रूप में भी से बोल सकते हैं, दार्शनिक स्थल ही, ठीक है। तो कौन कौन से है ये फटाफट आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जल्दी से देखिए, अब यहाँ पे ये नदी मान लो से यहाँ से निकली है, ठीक है, अमरकंटक से। ये अमरकंटक है, अमरकंटक, ठीक है। कहाँ पर है ये आपको पता है, ये कहाँ पे, अनूपपुर में, ठीक है, ये यहाँ पे। तो अब यहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है, इस तरीके से जाती है, ठीक है। और इसका अंत कहाँ पर होता है, भरूच में, भरूच, ठीक है। भरूच कहाँ पर है, ये गुजरात में। कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं जलप्रपात कौन कौन से इसके, जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे जलप्रपात, सबसे पहला जलप्रपात मान लो जहां से नदी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक में किस, मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि किस पर्वतमाला से निकलती है, किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मेकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है, क्वेश्चन ये आ गया। तो मेकाल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का एक भाग है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको पूरी जानकारी को ध्यान रखना है, पूरा लिख नहीं रहा हूं, आपको बस समझा रहा हूँ, शॉर्टकट रिविजन है। अब यहाँ से उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, कितने, 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जलप्रपात है, ठीक है। अब कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये अनूपपुर में ही है, ठीक है, अनूपपुर में ही है, ठीक। यहाँ पे है जहां से निकलती, उसी जिले में ही है, ठीक है। लेकिन जहां से निकलती है, उद्गम स्थल जहां पर है, वहां से कितने किलोमीटर दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है, कितना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या है, यहाँ पर जो जलप्रपात है इसका नाम क्या है, तो उस जलप्रपात का नाम है कपिल धारा जलप्रपात। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात ये है। उसके बाद फिर इसी जिले में फिर अनूपपुर में दो जलप्रपात है, ठीक है। पहला कपिल धारा जलप्रपात 8 किलोमीटर की दूरी पर है और दूसरा है 100 किलोमीटर की दूरी पर, जहां से निकले यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है यहां पर, और इसका नाम है दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा, ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात। ये ऐसे कि ले सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, दुग्ध धारा जलप्रपात, इस तरीके से बस आपको याद रखना है कि दुग्ध धारा जलप्रपात है, ठीक है। ये है। अब ये कहां पर है, तो ये भी अनूपपुर में है, ये इसमें अनूपपुर में ही, ठीक है। तो दो यहाँ पे जलप्रपात हो गए, दुग्ध धारा और कपिल धारा। जहां पर धारा धारा लगा है ये दोनों कहां पर है, अनूपपुर में है, ठीक है। एक 8 किलोमीटर, एक 100 किलोमीटर। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इधर आएगा जबलपुर, ठीक है, इधर यहाँ पे क्या आएगा, जबलपुर, और जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में एक जलप्रपात है जो काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और उस जलप्रपात का नाम है भेड़ाघाट जलप्रपात बोलो या फिर धुआंधार जलप्रपात बोलो, ठीक है। भेड़ाघाट या फिर धुआंधार दोनों एक ही है, ठीक है। तो भेड़ाघाट और धुआंधार, तो धुआंधार लिख रहा हूं, धुआंधार या फिर भेड़ाघाट जलप्रपात, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जलप्रपात है। उसके बाद फिर इधर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आगे की साइड, तो आगे आएगा एक सहस्त्र धारा जलप्रपात, ठीक है। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर है, ये खरगोन में है, महेश्वर में है, ठीक है। तो सहस्त्र धारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात ऊपर लिखा है, सहस्त्र धारा नाम है, ठीक है। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ पर है, महेश्वर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जलप्रपात हुआ। इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे और इधर बड़वाह और हांडिया, इन दोनों के बीच में दो जलप्रपात है, ठीक है। बड़वाह और हांडिया, देखो यहाँ पे बड़वाह और ये हांडिया, ठीक है, हांडिया, ये दो स्थान है, इन दोनों के बीच में दो जलप्रपात है, ठीक है। एक ये वाला और ये वाला, ये दो जलप्रपात है, जिसका एक का नाम है मंदार, ठीक है, एक का नाम क्या है, मंदार, काफी इंपोर्टेंट है ये, और दूसरा है दर्दी, ठीक है, दर्दी जलप्रपात। तो ये दो जलप्रपात इनके बीच में है, बड़वाह और हांडिया, ठीक है। किस नदी पर है, तो ये सारे के सारे जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। क्लियर हुआ, नर्मदा नदी पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखें तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है, यहाँ पे 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर, ठीक है। ये चंबल नदी की लंबाई है। कहाँ से बहती है, तो निकलती कहाँ से, इंदौर से। इंदौर में कहा, महू के कहाँ पे, महू में कहाँ से, तो जानापाव पहाड़ी से। तो जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे 8, ठीक है, कितने मीटर, सॉरी यहाँ पे क्या है, 854 मीटर है, ठीक है। किलोमीटर में किसी भी पहाड़ी की ऊंचाई कभी नहीं रहती है, क्योंकि किलोमीटर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया, इसकी लंबाई हो गई, पहाड़ी की ऊंचाई हो गई, और इस किनारे ये किन जिलों से होके बहती है, तो यहाँ पे इंदौर तो है, यहाँ से निकलती है महू में, ठीक है। उसके बाद धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, उधर नीमच, उसके बाद फिर यहाँ पे लग जाएगी ये कोटा, बूंदी राजस्थान में ये। उसके बाद फिर इधर आगे निकल जाएगी श्योपुर, भिंड, मुरैना होके ना इटावा से 38 किलोमीटर जाके यमुना में मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ये चंबल नदी, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये है कि ये गड्ढों का निर्माण करती है, बड़े बड़े बिहड़ों का निर्माण करती है, बिहड़ों का निर्माण करने वाली नदी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। बिहड़ों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है, क्लियर। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी मुल्ताई, बैतूल जिले में कहाँ से निकलती है, मुल्ताई से निकलती है। इसकी जो लंबाई कितनी है, इसकी 724 किलोमीटर है, ठीक है, 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई, ठीक है, क्लियर है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी है, नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है, ये भी खंबात की खाड़ी, मतलब वहाँ अरब सागर में गिरती है, ठीक। और ये भी डेल्टा नहीं बनाती है, ये क्या बनाती है, एचूरी बनाती है। नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी दोनों क्या बनाती है, एचूरी बनाती है, क्लियर। अब
अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो आज हमें कंप्लीट करना है वो है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। अब सोन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। सोन नदी का दूसरा नाम या किस नाम से जाना जाता है, कभी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, यदि आपको पता हो तो। नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ेंगे से। ठीक है, तो चलो, सोन नदी का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम, ठीक है, वो क्या है? अन्य नाम, तो इसको बोलते हैं स्वर्ण नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्वर्ण नदी, ये। ठीक है, तो स्वर्ण नदी इसका दूसरा नाम है। और अब बात करें हम इसके उद्गम स्थल की। ठीक है, उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, नदियों को बहुत थोड़ा सा सही तरीके से लेना, सीरियसली लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस वगैरह बनते रहते हैं। बहुत सारे लोग कभी ये समझते हैं कि ये नदियां तो बहुत सरल है, जिससे बहुत सरल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सरल बनते हैं। इनसे ही क्वेश्चन आ गए तो आपको से कि नहीं भी बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। एग्जामिनर मतलब से जो भी से पेपर बनाएंगे वो ऊपरी से तौर पर क्वेश्चन नहीं देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोल दिया, क्वेश्चन से क्या आया था एग्जाम में, पिछले सालों में जो एग्जाम हुई थी उसमें पेपर मैंने देखा था, और वो क्वेश्चन ये था, किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? अब देखो ये वाला है ना, ये प्रश्न 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है, जबकि वही लोग समझते हैं कि ये नदियां बहुत सरल है। इतना भी सरल किसी चीज को नहीं समझना है, क्योंकि कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। जो बहुत सरल समझते हैं जिन चीजों को, वही कभी कभी लपेट लेती है और नंबर कटवा देती है। तो देखें यहाँ पे सोन नदी, सोन नदी का नाम है स्वर्ण नदी। उद्गम कहाँ पर हुआ है? तो उद्गम आपको बता दो, अनूपपुर जिले जहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, उसी के पास में से सोन नदी का उद्गम हुआ है, और उसी के पास में से जोहिला नदी का उद्गम भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी, सोन नदी और ये जोहिला नदी, छोटी वाली नदी क्या है? जोहिला नदी, जो आगे चल के कहाँ पे सोन नदी में मिल रही है। ठीक है, तो सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? जोहिला नदी है। ठीक है, तो ये अब तीनों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तीनों एक ही जगह से निकल रही, एक ही जिले से निकल रही, मतलब पास से निकल रही है। ठीक है, ये तो इस तरीके से ये कहाँ पे उत्तर की ओर बह रही है, कि उत्तर की ओर बह के जाती है, और आगे जाके ना कहाँ पे? बिहार के दीनापुर में जाकर गंगा नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? सीधी गंगा नदी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, गंगा नदी में मिलती है। यहाँ पे से कि यमुना नदी बनी हुई है, लेकिन यमुना में ये नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यमुना मिटा रहा हूँ, और इधर से यहाँ पे गंगा नदी आती है, इस गंगा नदी में मिलती है। यमुना इधर गंगा नदी में इलाहाबाद में ही मिल जाती है, पहले मिल जाती है। ठीक, तो इधर ये जो सोन नदी ये कहाँ पर मिलती है? तो ये दीनपुर बिहार में मिलती है। कहाँ पर? गंगा नदी में। ठीक, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले 1000 वर्ष पहले की बात करें तो जैसे कि ये कहा जाता है, बुकों में ये दिया गया है कि 1000 वर्ष पहले ये दीनापुर में न मिलकर पटना में मिलती थी। ठीक है, कहाँ पर मिलती थी? ये पटना में मिलती थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ मिलती है? बिहार के दीनापुर में मिलती है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखना है। हो सकता है मतलब से कि दीनापुर न आकर पटना भी आ जाए। ठीक है, पटना भी आ जाए, और उसमें लिखा होगा 1000 वर्ष पूर्व सोन नदी नर्मदा नदी में कहाँ पर मिलती थी। ठीक है, तो पटना। ठीक, तो पटना और दीनापुर दोनों याद रखें। ठीक, क्लियर है? तो उद्गम स्थल लिख दो यहाँ पे, क्या है? अमरकंटक, अनूपपुर जिला। ठीक है, अनूपपुर जिला। 3 नदियां यहाँ से निकलती है, तीनों नदियों को मैंने बता दिया है, नर्मदा, जोहिला और ये सोन। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बता दो यहाँ पे, जैसे इन सब की लंबाई है इस टाइप से इसकी भी लंबाई है। ठीक है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई जो है वो 780 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 780 किलोमीटर लंबी है। ठीक, मतलब बेतवा से 300 ज्यादा। बेतवा की लंबाई कितनी? बेतवा की लंबाई है, बेतवा नदी की लंबाई है 480। ठीक है, 480 है, और इसकी कितनी? 780। बेतवा में और सोन नदी में लंबाई में फर्क कितना है? 300 का फर्क है। ठीक, तो बेतवा का भी आपको याद हो जाएगा साथ लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लंबाई मिल गई। ठीक है, लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है यहाँ पे?
80 किलोमीटर, ठीक है, 780 इतना किलोमीटर ये होगा। क्लियर। अब इसके बाद में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नदी जब प्रवाहित होती है तो उसकी गति बहुत तेज होती है, ठीक है, और बहुत से एक प्रकार से जब इसमें काफी तेज पानी प्रवाहित होता है, जब पानी बहुत मात्रा में गिरता है, और उस टाइम बहुत विनाशकारी भी सिद्ध होती है ये नदी, ठीक है, सोन नदी। इसलिए इसको ध्यान रखना है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, सबसे मेन पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो यह है कि इस नदी पर बाणसागर परियोजनाएं हैं, ठीक है, इस नदी पर बाणसागर परियोजनाएं हैं। टोटल 4 डैम इस पे बने, 4 बांध बने हुए हैं जिन पर ये परियोजना संचालित होती है, ठीक है। और इन परियोजनाओं का पूरा जो डिटेल है, डिटेल में आपको परियोजनाएं पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल नदी के बारे में बता रहा हूँ, क्लियर हुआ। अब तो सोन नदी यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई। सोन नदी के बाद में हम लेते हैं दूसरी नदी, ठीक है, और अगली नदी से की लेते हैं यहाँ पे बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी के बारे में पूरा डिस्कस करें, ठीक है। तो बेतवा नदी के बारे में पढ़ते हैं पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से। अब बेतवा नदी, सबसे पहले बात कर लें इसकी कि इसका जो दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है। सबसे पहले तो यही देखना है कि सबसे पहले दूसरा नाम इसका क्या है। तो दूसरा नाम इसका है बेतवा नदी का बे, इस बे को वे कर दो, ठीक है, बेवे, ठीक। तो इसको इस तरीके से इसका अन्य नाम याद रखना कैसे, बेवे। बेवे मतलब बे से बेतवा, वे से वेत्रावती, ठीक है, बे से बेतवा, वे से वेत्रावती। तो यहाँ पे वेत्रावती, ठीक है, वेत्रावती, वेत्रवती, वेत्रावती, ये इसका क्या है, नाम है। अब यहाँ पे फिर हम बात कर ले सबसे पहले यहाँ पे कि इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल इसका क्या है, ठीक है। तो उद्गम स्थल इसका है कहाँ पर, तो यहाँ पे देखो मैप में, और मैप में देखिए ध्यान से, ये रायसेन है, रायसेन में रायसेन जिला है, और इस जिले में कहाँ से, तो कुंभरा गांव है, तो वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो रायसेन के कुंभरा गांव से, ठीक है, रायसेन जिला यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो रायसेन कुंभरा, ठीक है, कुंभरा लिखता हूं पहले, कुंभरा गांव, ठीक है, कुंभरा गांव, ये कहाँ पर है, रायसेन, रायसेन, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में फिर हम बात कर लें कि ये शहर कौन कौन से शहर है जहां से ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शहर को देखें, शहर कौन कौन से हैं, तो रायसेन से निकलेगी, रायसेन के ऊपर जाएगी भोपाल, ठीक है, भोपाल। उसके बाद इधर थोड़ा सा सागर तरफ भी मिलेगी, उसके बाद गुना है, ये अशोकनगर, इनको टच करती हुई जाएगी। फिर इंटर करेगी कहाँ पे, झांसी में। झांसी कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एमपी में है, लेकिन ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब झांसी में जाने के बाद में फिर इधर से किए ग्वालियर वगैरह इस तरीके से होते हुए यमुना नदी में, उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी हमीरपुर में, हमीरपुर के पास में जाके ना यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थानों को आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि आपके पास जो मैप है मध्य प्रदेश का, उस मैप को ले लीजिए, या फिर आप कोई भी सी आपकी बुक में मैप मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। एटलस हो तो एटलस में देखें कि ये नदी कहाँ से जा रही है, उस स्थानों पे आप गोला मार लें, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे बता दिया है। तो रायसेन, भोपाल, इधर गुना, अशोकनगर वगैरह, झांसी के बाद ग्वालियर भी काम होता है, ऐसे घूम के जाती है वो, ठीक है। मैप सही तरीके से बना नहीं है, लेकिन इस तरीके से जाती है वो। अब इसका सबसे मेन पॉइंट ये बता दूं मैं कि इस पर एक परियोजना बनी है जो काफी इम्पोर्टेंट है, वो है माता टीला बांध परियोजना, ठीक है। कौन सी है, माता टीला बांध परियोजना, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये झांसी है, यहाँ पे बीच में उत्तर प्रदेश पड़ता है, ठीक है। झांसी से 23 किलोमीटर दूर माता टीला बांध बना हुआ है बेतवा नदी पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना है। अब यहाँ पे शहर मैंने तो बता दिए यहाँ पे, और आपके पास मैप है, उस मैप में भी देखें एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर बांध, तो बांध भी मैंने अभी बताया कौन सा बांध है, तो माता टीला बांध कहाँ पर है, झांसी से 23 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो माता टीला बांध यहाँ पे लिख देता हूँ, माता टीला बांध, टीला बांध, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे बात करें हम दिशा की, ठीक है, दिशा की। इसका ऐसे ये कहाँ पर है, झांसी में, ये भी लिख दो, झांसी, ठीक है, झांसी से 23 किलोमीटर दूर। अब दिशा, इसकी दिशा क्या है, तो दिशा है यहाँ पे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा। कैसे,
तो यहाँ पे रायसेन से निकलती उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सबसे पहले, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसके बाद धीरे धीरे पूर्व की ओर मुड़ जाती है, जैसे इस तरीके से मुड़ जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें इसका समापन, तो समापन कहाँ पर होता है, बेतवा नदी का समापन कहाँ पर होता है, तो बेतवा नदी का समापन मैंने अभी बताया कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हमीरपुर यमुना नदी, ये इतना केवल आप याद रखें, ठीक है। तो ये है हमीरपुर, ठीक, उत्तर प्रदेश हमीरपुर, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर होगा बेतवा नदी का पूरा कंप्लीट डाटा, ठीक है। इस पर एक और परियोजना है, हलाली परियोजना भी है, जिसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये परियोजना वर्ष की पढ़ाऊंगा पूरा तो इसे आ जाएगा, लेकिन अभी इतना केवल याद रखना है जितना मैंने बताया है, ठीक है। इसके बाद में फिर अगली नदी कौन सी, शिप्रा नदी पढ़ेंगे, ठीक। शिप्रा नदी बहुत खास है, क्यों खास है, क्योंकि शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, उज्जैन नगरी है, जिसकी वजह से शिप्रा नदी बहुत खास है। क्यों, क्योंकि महाकालेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे चलो इसको ये एक पॉइंट यहाँ पे रहता था, ये बेतवा नदी, इसमें इसकी सहायक नदियां छूट गई थी, कौन कौन सी है, तो दो नदियां खास है प्रमुख है, बीना और धसान, ठीक है। कौन सी है, एक बीना है, बीना और दूसरी है धसान, तो बीना और धसान, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देखना है, ठीक है, बीना धसान। ये क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लिए। बीना और धसान दो बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो अगली नदी देते हैं वो है शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी काफी इंपोर्टेंट है। हाँ चलो अब देखें शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो शिप्रा हम किसकी, शिप्रा नदी ये है, ठीक है, शिप्रा नदी। अब शिप्रा नदी में सबसे पहले इसकी बात करें हम तो यहाँ पे इसका उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान कहाँ पर है शिप्रा नदी का, तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थान इंदौर के पास में है। इंदौर के पास में कहाँ पर है, काकरी बरडी, ठीक है, काकरी बरडी लिखो, काकरी बड़ी पहाड़ी से, ठीक है, पहाड़ी से। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका उद्गम स्थान है, कहाँ पर है, इंदौर, यहाँ पे लिख देता हूँ कोष्टक में इंदौर, ठीक है, इंदौर के पास में है, ठीक है। तो इंदौर से ही इंदौर जिले में लगता है, इंदौर में कहाँ से, काकरी बड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। अब यहाँ पे अगली जो बात करें इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, लंबाई तो लंबाई है 195 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर। ये इंदौर है तो इसके पास में से यहाँ से निकलती है, ठीक है, इधर से, और इस तरीके से ये बहती है आगे, और बहती हुई से कि उज्जैन है इस तरीके से जाती है, और आगे नीमच मंदसौर इधर जाके ना कहाँ पे मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक। तो इस तरीके से तो यहाँ पर फिर आगे हम देखें इसके किनारे शहर, ठीक है, किनारे शहर कौन कौन से शहर है इसके, शिप्रा नदी के किनारे, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ जो प्रमुख शहर है, जो मेन है, वो कौन सा है, उज्जैन, ठीक है। तो उज्जैन का याद रखना, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन शहर कहाँ पर है, शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक, ये है। उसके बाद में इस नदी के किनारे बहुत प्रमुख एक दार्शनिक स्थल है, मंदिर है, कौन सा मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। तो उज्जैन और इसी के पास में लिख रहा हूं महाकालेश्वर मंदिर। तो इस तरीके से इसको भी यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो क्लियर है शिप्रा नदी, पर शिप्रा नदी का इतना ही, इसके बारे में इतना ही, इससे बहुत ज्यादा कोई नहीं है इसका, और इसके बहुत ज्यादा कोई प्रश्न बनते भी नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब अगला हम लेंगे अगली नदी, वो है तवा नदी, ठीक है। कौन सी, तवा नदी।
और तवा नदी आपको मैंने बताया था कौन सी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। यदि आपको पता हो तो कमेंट करें और बताएं। देखिए तवा नदी ये है। अब तवा नदी कहां से निकलती, सबसे पहले उद्गम स्थल कहां पर है, ठीक है। तो उद्गम स्थल आपको पता होगा कि तवा नदी का उद्गम स्थल महादेव पर्वत, कहां पर, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में क्या है, महादेव पर्वत है। और महादेव पर्वत ये कहां पर, ये होशंगाबाद में है, ठीक है। तो इस तरीके से पंचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकलती है कौन सी, तवा नदी, ठीक है। तो पंचमढ़ी लिखेंगे यहाँ पे, पंचमढ़ी में कहां से, तो महादेव पर्वत से, ठीक है। महादेव पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, तो ये हम बोलेंगे सतपुड़ा का एक भाग है, ठीक है, ये है। उसके बाद अब फिर यहाँ पे इसका देख लेंगे कि ये इसका जो समापन है वो कहाँ पर है, समापन। तो समापन इसका है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होके और नर्मदा नदी में मिल जाती है। क्यों, नर्मदा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तो ये है समापन नर्मदा नदी में, ठीक है। ये है इसका उद्गम और इसका समापन। लेकिन इसमें एक याद रखने वाली ये बात है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरी एमपी का जो सबसे लंबा से लंबा पुल है, बांधे पुल, ठीक है, ब्रिज, सबसे लंबा पुल। तो यहाँ पे सबसे लंबा पुल एमपी का, ठीक है, एमपी का ये कहां पर है, तवा नदी के ऊपर है। और सबसे मेन जो याद रखने वाली बात वो ये है, ठीक है। बाकी ये नॉर्मल है, लेकिन इनको भी याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तवा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, किस नदी की सहायक नदी है, कहां पर इसका समापन होता है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये कंप्लीट हुआ, ठीक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अगली से की जो नदियां हैं, लेकिन उसमें अब से बहुत ज्यादा से कोई खास नदियां नहीं है। यहाँ पे लगभग पूरी नदियां कंप्लीट हुई, ठीक है। थोड़ी बहुत बेसिक नदियां हैं जो जिनका केवल नाम वगैरह याद रखना है, कहाँ से निकलती केवल ये याद रखना है, तो वो आप अपने से बुक से आप आराम से पढ़ सकते हैं। बस मेन नदियां थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा यदि इसे आपने ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, ठीक है। ध्यान से आप देखते हो और सुनते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनका प्रॉफिट होगा, उनको थोड़ा फायदा हो जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, आप नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना है, ठीक है, ताकि आपको इस टाइप के हर वीडियो मिलते रहे, हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।